वापस से आप सभी का स्वागत है एके सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज बेसिकली जो हमारा सेशन होने वाला है ये 16th नंबर का सेशन है। अभी तक हमने 15 लेक्चर्स कर लिए हैं इस सीरीज में, जो कि है आपकी एमपीजी के 2024 की एमसीक्यू सीरीज। हमने अभी तक इसमें टोटल 15 सेशंस कर लिए हैं। इन 15 सेशंस में हमने हर सेशंस में 20 क्वेश्चंस को यानी 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करा है। आज आपका 16th नंबर का सेशन है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया, यानी मध्य प्रदेश में पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब लगाया गया। मध्य प्रदेश में पहली बार प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, तो वो लगाया गया था आपका 30 अप्रैल 1977 में, यानी 30 अप्रैल 1977 में मध्य प्रदेश में पहली बार फर्स्ट टाइम कब लगाया गया। 1977 में मध्य प्रदेश में पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। उस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे? उस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थे? तो वो थे सत्यनारायण सिंह। वो कौन थे? सत्यनारायण सिंह उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे जब मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन, पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था? तो वो थे सत्यनारायण सिंह। और उस समय सीएम कौन थे? उस समय सीएम यानी उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे श्यामाचरण शुक्ल। कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जब फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो तब गवर्नर यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री यानी सीएम कौन थे? तो गवर्नर थे मध्य प्रदेश के सत्यनारायण सिंह और सीएम थे श्यामाचरण शुक्ल। कब लगा था ये? 1977 में। मध्य प्रदेश में टोटल अभी तक 3 बार प्रेसिडेंट रूल रख चुके हैं। हमने फर्स्ट देख लिया, सेकंड लगा था 1980 में। सेकंड कब लगा था? 1980 में। 1980 में जब आपके राज्यपाल यानी जब गवर्नर थे सीएम पुनाचा। गवर्नर कौन थे? सीएम पुनाचा। और सीएम यानी मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा। मुख्यमंत्री कौन थे? सुंदरलाल पटवा। और जब मध्य प्रदेश में तीसरी बार प्रेसिडेंट रूल, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, वो लगाया गया था 1993 में। तब जो गवर्नर थे और सीएम थे, तो सीएम थे आपके सुंदरलाल पटवा। सीएम कौन थे? सुंदरलाल पटवा। सीएम कौन थे? सुंदरलाल पटवा। और जो आपके गवर्नर थे वो थे महमूद अली खां। वो कौन थे? महमूद अली खां। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन, पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब लागू किया गया था? तो वो किया गया था 1977 में, जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल यानी गवर्नर थे सत्यनारायण सिंह और चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल। जब मध्य प्रदेश में दूसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था वो 1980 में लगाया गया था। तब मध्य प्रदेश के गवर्नर थे सीएम पुनाचा और जो सीएम थे यानी जो मुख्यमंत्री थे वो थे सुंदरलाल पटवा। और तीसरी बार लगा था 1993 में, जब गवर्नर यानी राज्यपाल थे महमूद अली खां और सीएम थे, मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, यानी इनमें से कौन सी नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बेतवा नदी को। ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर
प्रदूषण के आधार पर, पॉल्यूशन के बेसिस पर मध्य प्रदेश की बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा नदी कहा जाता है। किस आधार पर? प्रदूषण के आधार पर, पॉल्यूशन के बेसिस पर। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं बेतवा नदी के बारे में, जैसे इसका उद्गम यानी इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो बेतवा नदी का उद्गम होता है रायसेन जिले के कुमरा गांव से। बेतवा नदी का ओरिजिन कहां से होता है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से, कुमरा विलेज से इसका ओरिजिन होता है। और ये कहां पर, इसका समापन आपको कहां देखने को मिलेगा, यानी ये कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है बेतवा नदी? तो उत्तर में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। किस नदी में जाकर मिल जाती है? यमुना नदी में जाकर बेतवा नदी मिल जाती है। इसका मतलब जो बेतवा नदी है वो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सहायक नदी है। उसके अलावा इसे मध्य प्रदेश की गंगा तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा यानी बुंदेलखंड की लाइफलाइन भी कहा जाता है। किस नदी को? बेतवा नदी को। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 590 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश में किस नगर में हुआ था? यानी जो ध्रुपद सिंगिंग है, अगर हम देखें उसका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो वो हुआ था ग्वालियर में। ध्रुपद संगीत का मध्य प्रदेश में कहा जन्म हुआ था? ग्वालियर में। ग्वालियर में तानसेन का भी जन्म हुआ था। ग्वालियर में तानसेन का भी जन्म हुआ था। तानसेन का भी अगर आप बर्थ प्लेस देखेंगे तो वो ग्वालियर में ही है। और तानसेन जो है वो एक बहुत बड़े विख्यात ध्रुपद गायक है। तानसेन जो है वो बहुत बड़े विख्यात यानी बहुत ग्रेट ध्रुपद सिंगर है, ध्रुपद गायकी करते हैं। कौन? तानसेन। और ये अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे। अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे। अकबर के नवरत्न यानी 9 ज्वेल्स में भी शामिल थे। कौन? तानसेन। उसके अलावा जो तानसेन है वो ध्रुपद गायकी करते हैं, ध्रुपद सिंगिंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ध्रुपद सिंगिंग का जन्म अगर देखा जाए तो ग्वालियर में हुआ था। क्यों? क्योंकि तानसेन का भी जन्म ग्वालियर में हुआ था और वो ध्रुपद गायकी करते थे, इसलिए ये अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? अभी हमने देखा था बेतवा जो रिवर है किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। बेतवा नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी? यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। जो बेतवा नदी है जब ये उत्तर प्रदेश में जाती है, जब ये यूपी में जाती है, यूपी में जालौन डिस्ट्रिक्ट में बहती हुई जाती है बेतवा नदी। और फिर ये हमीरपुर में जाकर किसमें मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। किस नदी से मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। इसलिए कहा जा रहा है कि बेतवा किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। क्योंकि जब ये उत्तर प्रदेश में जाती है बहती हुई, ये जालौन जिले में जाती है, फिर जालौन जिले से बहती हुई हमीरपुर में जाती है और हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में ये मिल जाती है। उसके अलावा हमने देख लिया बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी। अब हम देखते हैं बेतवा नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है। बेतवा नदी की सहायक नदियां देखें। बेतवा नदी की सहायक नदी, बेतवा की ट्रिब्यूटरी देखें तो वो है धसान, धसान नदी, बीना नदी, हलाली नदी और सिंध नदी। और कौन सी नदी है? सिंध नदी। ये चारों नदी बेतवा की ट्रिब्यूटरी है। कौन कौन सी? धसान, बीना, हलाली और सिंध नदी। और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वो है यमुना की ट्रिब्यूटरी। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? यानी मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट कहा जाता है पीथमपुर को, जो कि कहाँ आता है? धार जिले में। ये मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट है। ये क्या है?
मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट है। ये कहाँ पर है? पीथमपुरा, ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभगीत कहा गया है? यानी किस नदी को वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, तो वाल्मीकि जी ने रामायण में किस नदी को सुभागित, इसको सुभागित कहते हैं। इसको सुभागित कहते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि वाल्मीकि जी ने रामायण में किस नदी को सुभागित कहा है? तो उन्होंने सोन नदी को रामायण में क्या कहा है? सुभागित कहा है। उसके अलावा हम ये देख लेते हैं, सोन नदी को और भी कुछ नामों से जाना जाता है, तो सोन नदी के कुछ और नाम देख लीजिए। एक तो आपने देख लिया कि वाल्मीकि जी ने रामायण में सोन नदी को सुभागित कहा है। उसके अलावा सोन नदी को सुवर्ण भी कहा जाता है। सोन नदी को सुवर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोन नदी को सुवर्ण भी कहा जाता है। उसके अलावा सोन नदी को सोनभद्र भी कहा जाता है। सोन नदी को सोनभद्र भी कहा जाता है। टॉलमी ने सोन नदी को क्या कहा है? देखें, टॉलमी ने, जो टॉलमी है, उन्होंने सोन नदी को क्या कहा है? तो इन्होंने सोन नदी को सुआ कहा है। क्या कहा है? सुआ कहा। ये सब सोन नदी के नाम है। वाल्मीकि जी ने रामायण में सोन नदी को सुभागित कहा है, टॉलमी ने सोन नदी को सुआ कहा है। कुछ और नाम से और सोन नदी को जानते हैं, जैसे सुवर्ण हो गया, सोनभद्र हो गया। उसके अलावा इसे हिरण्यवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हिरण्यवाह भी कहा जाता है इस नदी को। तो ये सोन नदी के सारे नाम थे, सुभागित, सुवर्ण, सोनभद्र, हिरण्यवाह और सुआ, जिसमें टॉलमी ने सुआ नाम दिया है सोन नदी को, और वाल्मीकि जी ने रामायण में सोन नदी को क्या नाम दिया है? सुभागित नाम दिया है। सोन नदी की एक बार लंबाई देख लीजिए। इसकी लेंथ, इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इस नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? तो अनूपपुर में अमरकंटक चोटी से। अनूपपुर जिले में अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? अनूपपुर जिले में अमरकंटक पीक से, अमरकंटक चोटी से इसका ओरिजिन होता है। समापन देख लीजिए किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो ये पटना में जाकर, जो कि बिहार में आता है, पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। यानी सोन नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है? जो उज्जैन नगर है, जो उज्जैन नगर है, वो किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन नगर शिप्रा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे, जिसका ओरिजिन होता है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? इंदौर के काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से। इंदौर के काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से शिप्रा नदी का उद्गम होता है, और इसका समापन, यानी ये किस नदी में जाकर मिल जाती है? अगर आप इसका समापन देखेंगे इस नदी का, तो किस नदी में जाकर मिल जाती है? मंदसौर जिले में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो जो शिप्रा नदी है वो आपके इंदौर के काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से निकलती है और मंदसौर में बहती हुई जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। यानी चंबल की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? शिप्रा नदी है। इसकी कुल लंबाई देख लीजिए, इस नदी की लेंथ कितनी है? तो शिप्रा नदी की जो लंबाई है वो है 195 किलोमीटर। शिप्रा नदी की लंबाई कितनी है? तो वो है 195 किलोमीटर। और शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहते हैं।
शिप्रा नदी को मालवा क्षेत्र की गंगा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा मालवा की गंगा किसे कहते हैं? शिप्रा नदी को। और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को। और मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर कहा जाता है नर्मदा नदी को। इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों का मायका किसे कहा जाता है? नदियों का मायका यानी होमलैंड ऑफ रिवर्स। विच स्टेट इज नोन एज होमलैंड ऑफ रिवर्स? नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहाड़ी, मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको माउंटेनियस एरिया देखने को मिलेंगे, जिससे यहाँ पर बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, होमलैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है। इसके बाद देखें, इसके बाद है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी यानी सबसे ज्यादा ऑफिशियल एम्प्लॉइज, सबसे ज्यादा ऑफिशियल एम्प्लॉइज यानी शासकीय कर्मचारी आपको किस विभाग में यानी किस डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगे? तो वो आपको शिक्षा विभाग में, शिक्षा डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑफिशियल एम्प्लॉय, सबसे ज्यादा शासकीय कर्मचारी हमें शिक्षा विभाग में, शिक्षा डिपार्टमेंट में यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूलिया जलप्रपात, जो चूलिया वाटरफॉल है ये किस नदी पर है? हमको ये बताना है कि जो चूलिया वाटरफॉल है यानी जो चूलिया जलप्रपात है ये किस नदी पर है? तो ये आपकी चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये मंदसौर में आता है। कहाँ आता है ये? मंदसौर में आता है। सॉरी, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। और चूलिया जलप्रपात किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में आता है? तो ये मंदसौर में आता है। उसके बाद देखें, उसके बाद है बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में मध्य प्रदेश में किस शख्स ने की थी? यानी जो बचपन बचाओ आंदोलन, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। और किसके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत? तो वो थे कैलाश सत्यार्थी। किसके द्वारा की गई थी? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के विदिशा में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में इनका जन्म हुआ था। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। 2014 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। किसे? कैलाश सत्यार्थी को, जिनका जन्म हुआ था विदिशा में। और इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन, ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कब की थी? 1980 में, 1980 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा की सहायक नदी बीना। हमने अभी देखा था बेतवा की कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम, बीना नदी, धसान नदी, हलाली नदी और सिंध नदी। तो अब क्या पूछ रहे हैं? जो बेतवा नदी की ट्रिब्यूटरी है बीना नदी, बीना नदी के द्वारा निम्न में से कौन सा जलप्रपात बनाया जाता है? यानी बीना नदी कौन सा वाटरफॉल बनाती है? तो वो बनाती है भालकुंड जलप्रपात। कौन सा वाटरफॉल, कौन सा जलप्रपात बनाती है बीना नदी? भालकुंड जलप्रपात बनाती है। और ये जो भालकुंड जलप्रपात है ये आपका कहां पर है? राहतगढ़ में। कहां पर है ये? राहतगढ़ में, जो कि किस जिले में आता है? सागर में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। सागर में, राहतगढ़ में ये आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा। किस नदी पर है? तो बेतवा की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी बीना नदी, उस पर ये वाटरफॉल है। इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थान में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है? यानी आपको यह बताना है किस स्थान पर थर्मल पावर प्लांट नहीं है।
यानी आपको ये बताना है इन चारों में से कहां पर हमें थर्मल पावर प्लांट ताप विद्युत केंद्र नहीं देखने को मिलेगा। तो चांदनी में ताप विद्युत केंद्र है, अमरकंटक में भी थर्मल पावर प्लांट है, सतपुड़ा में भी थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन पेंच में थर्मल पावर प्लांट ताप विद्युत केंद्र नहीं है। अब देखिए जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, सबसे पहली चीज ये मध्य प्रदेश का पहला यानी फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। कहां पर है चांदनी ताप विद्युत केंद्र? तो ये बुरहानपुर जिले में है। कहां पर है ये? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको चांदनी थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा और ये मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर प्लांट है जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था इस थर्मल पावर प्लांट को? 1953 में। उसके बाद अमरकंटक देखिए, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट है आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये कहां पर है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा थर्मल पावर प्लांट? अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है सतपुड़ा। बेसिकली इस थर्मल पावर प्लांट का नाम है सतपुड़ा सारणी थर्मल पावर प्लांट। सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र ये कहां है? बैतुल में पारसवाड़ा के पास आपको सारणी नाम की जगह दिखेगी, वहां पर इस थर्मल पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया गया है। बैतुल के पारसवाड़ा में सारणी नामक स्थान देखने को मिलेगा, वहां पर इस थर्मल पावर प्लांट को स्टैब्लिश किया गया है। और कब इसे स्टैब्लिश किया गया? इसको स्टैब्लिश किया गया है 1967 में। कब किया गया? 1967 में। तो देख लीजिए कि चांदनी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश का ये पहला थर्मल पावर प्लांट है, पहला ताप विद्युत केंद्र है जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में और ये बुरहानपुर में है। दूसरा है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, ये अनूपपुर जिले में है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में। और तीसरा है सतपुड़ा सारणी थर्मल पावर प्लांट, सतपुड़ा सारणी ताप विद्युत केंद्र, जो कि बैतुल के पारसवाड़ा में आपको सारणी नामक एक जगह देखने को मिलेगी, वहां पर इस ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। कब? 1967 में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? उज्जैन में जो कुंभ का मेला लगता है वो शिप्रा नदी के किनारे लगता है। वो किस नदी के किनारे लगता है? शिप्रा नदी के किनारे लगता है। अब हम यहीं पे ही देख लीजिए कि शिप्रा नदी को किन नामों से जाना जाता है? शिप्रा नदी को किन नामों से जाना जाता है? शिप्रा नदी के कुछ और भी नाम देख लीजिए, जैसे इस नदी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोक्षदायिनी कहा जाता है। उसके अलावा शिप्रा नदी को पूर्ण सलिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण सलिला भी कहा जाता है शिप्रा नदी को। उसके बाद शिप्रा नदी को पाप हरणी भी कहा जाता है। शिप्रा नदी को पाप हरणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाप हरणी भी कहा जाता है। और शिप्रा नदी को कनक श्रृंगा भी कहा जाता है। शिप्रा नदी को कनक श्रृंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ लिया जाएगा शिप्रा नदी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो शिप्रा नदी को मोक्षदायिनी, पूर्ण सलीला, पाप हरणी और कनक श्रृंगा इन नाम से जाना जाता है। और शिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन में कुंभ मेला लगाया जाता है। उसके बाद देखें, उसके बाद है मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग किसमें किसके वन पाए जाते हैं? यानी मध्य प्रदेश का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर मध्य प्रदेश के टोटल फॉरेस्ट एरिया में आपको मैक्सिमम पार्ट में आपको कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे? तो हमें देखने को मिलेंगे सागौन। कौन से फॉरेस्ट, कौन से वन देखने को मिलेंगे? सागौन, जिसे टीक भी कहा जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम देख लीजिए, इसका साइंटिफिक नेम, इसका वैज्ञानिक नाम देख लीजिए, जो कि है टेक्टोना
टेक्टोना ग्रैंडिस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जो मध्य प्रदेश का कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा आपको कौन से वन देखने को मिलेंगे? तो हमको सागौन, जैसे टीक कहा जाता है, हमें सागौन के वन देखने को मिलेंगे। और इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या है? टेक्टोना ग्रैंडिस। सबसे ज्यादा आपको सागौन के वन होशंगाबाद के बोरी घाट में, होशंगाबाद के बोरी वैली, बोरी घाटी में देखने को मिलेंगे। होशंगाबाद के बोरी घाटी, बोरी वैली में आपको देखने को सबसे ज्यादा आपको सागौन के वन यहीं पर ही देखने को मिलेंगे। होशंगाबाद के बोरी घाटी में, बोरी वैली में देखने को मिलेंगे। कौन से वन? सागौन के वन, जिसे टीक भी कहा जाता है। अब यही देख लीजिए हैं कि मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है, यानी मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया कितना है, कुल वन क्षेत्र कितना है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का जो कुल वन क्षेत्र है, टोटल फॉरेस्ट एरिया है, वो है 77492, वो है 77492.60 किलोमीटर स्क्वायर। मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र कितना है? 77492.60 किलोमीटर स्क्वायर। और ये कितने एरिया में आता है? परसेंटाइल में देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के कितने एरिया को कवर करता है? तो ये कवर करता है मध्य प्रदेश के टोटल कितने एरिया को कवर करता है? तो ये करता है 25.14%। मध्य प्रदेश के ये कितने एरिया को कवर करता है? 25.14%। तो मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट एरिया, कुल वन क्षेत्र कितना है? 77492.60 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर आपसे परसेंटेज वाइज पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश एरिया को कितने प्रतिशत में ये कवर करता है, तो 25.1% में ये कवर करता है। और सबसे ज्यादा जो सागौन के वन है हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? होशंगाबाद की बोरी घाटी में, बोरी वैली में। और सागौन, जिसको इंग्लिश में टीक भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है टेक्टोना ग्रैंडिस। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी लार्जेस्ट रिवर ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। अगर हम देखें नर्मदा की टोटल लेंथ, नर्मदा नदी की कुल लंबाई, टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितनी फ्लो होती है? मध्य प्रदेश में ये फ्लो होती है 1077 किलोमीटर। टोटल लेंथ कितनी है? 1312 किलोमीटर। इसका ओरिजिन होता है अनूपपुर जिले के, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक पीक से इसका उद्गम होता है। और फिर ये मध्य प्रदेश में वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिमी दिशा में बहती हुई आती है। और फिर अलीराजपुर से गुजरात में एंटर करती है, गुजरात में एंटर करती है। और गुजरात में बहने के बाद ये खंबात की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, जिसका उद्गम होता है अनूपपुर के अमरकंटक चोटी से। ये मध्य प्रदेश के वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिमी दिशा में बहती हुई आती है और अलीराजपुर जिले में एंटर करती है। उसके बाद ये गुजरात में जब जाती है, गुजरात से ये बहती हुई फिर खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है, जो कि आपके अरब सागर, अरेबियन सी में आता है। ये मध्य प्रदेश के टोटल 15 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? मध्य प्रदेश के टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है, जिसमें सबसे ज्यादा ये फ्लो होती है। सबसे ज्यादा किस जिले में फ्लो होती है? सबसे ज्यादा ये जबलपुर में, सबसे ज्यादा ये जबलपुर में फ्लो होती है। समझ आए? कुछ बेसिक्स पॉइंट थे नर्मदा नदी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आईआईटी
और आईआईएम किस शहर में है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम इंदौर में है, जिसमें आईआईटी की स्थापना हुई थी 2009 में। आईआईटी को कब बनाया गया था, 2009 में, और आईआईएम को कब बनाया गया था, 1996 में। और ये दोनों कहाँ पर है, इंदौर में है। उसके बाद देखें, उसके बाद है प्राचीन काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था, यानी एंशियंट टाइम्स में नर्मदा रिवर को हम किस नाम से जानते थे, तो नर्मदा नदी को प्राचीन समय में एंशियंट टाइम्स में रेवा नदी के नाम से जाना जाता था। किस नदी के नाम से, रेवा नदी के नाम से। अभी हमने नर्मदा नदी की रिसेंट एक क्वेश्चन में हमने जानकारी देखी थी। हम अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इसके और भी क्या क्या नाम है, इसके अदर नेम्स क्या क्या है। नर्मदा नदी को और किस किस नाम से जानते हैं, तो टॉलमी ने नर्मदा नदी को नमोदस नाम भी दिया था। जो टॉलमी है, टॉलमी ने नर्मदा नदी को क्या नाम दिया था, नर्मदा नदी को इन्होंने नमोदस नाम भी दिया था। उसके अलावा नर्मदा नदी को प्राचीन समय में रेवा नदी कहा जाता था। नर्मदा नदी के और भी कुछ नाम है, जैसे इसे मेकल सुता कहा जाता है, नर्मदा नदी को मेकल सुता कहा जाता है। उसके अलावा नर्मदा नदी को सोमो देवी भी कहा जाता है, नर्मदा नदी को सोमो देवी भी कहा जाता है। तो ये कुछ नर्मदा नदी के नाम हैं जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश के एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जो कि इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था, यानी मध्य प्रदेश में आपको एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेगा जो कि इंदौर में है, इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, तो यहां पर आप करेक्शन कर लीजिए, इसे 1919 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, इंदौर में जो स्टॉक एक्सचेंज है इसे 1919 में बनाया गया था, 1919 में बनाया गया था। और आज आप प्रेजेंट में इसकी स्थिति देखेंगे तो इसमें आपको टोटल 185 ब्रोकर्स देखने को मिलेंगे, 185 ब्रोकर्स देखने को मिलेंगे। और इसमें कितनी कंपनियां लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसमें टोटल 315 315 कंपनीज लिस्टेड है। तो मध्य प्रदेश में जो एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है वो इंदौर में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसमें 185 ब्रोकर्स है और 315 यानी 315 आपको इसमें कंपनीज लिस्टेड देखने को मिलेगी। उसके बाद देखें, उसके बाद है उज्जैन शहर किस नदी पर बसा है, उज्जैन शहर किस नदी पर बसा है, तो उज्जैन शहर शिप्रा नदी पर बसा है। और शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है, शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और आप लोग कितना 20 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद।